very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. आज हम शुरुआत करेंगे लेसन 2 की फॉर आवर चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोगी सीरीज। तो इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को। एग्जैक्टली हम इससे पहले एक सेशन कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बेसिकली ब्रीफ स्टार्ट कर दिया था व्हाट एग्जैक्टली इज चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, फिर अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। ये सब कुछ आज हम बेसिकली कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं विद आवर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक जो प्रायर इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी वो ये होगा कि आप जरूर इससे पहले अपना लेसन 1 जरूर देखें, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ्स जो हैं आपकी इन सारे सेशंस की मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आप बिल्कुल फ्रीली उस पर अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है आपका जो कि कंसिडरेबल होना चाहिए, वो आप वहाँ पर अपना सजेशन रख सकते हैं। एवरीथिंग इज लाइक कि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, एंड feel free to just be more participative in this, and let's just start with today's session. तो अब हम देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। सबसे पहला स्टेज हम क्या देखते हैं कि जब एक बच्चे का विकास होता है, जब एक बच्चा डेवलपमेंट की फेज में चलता है, शुरुआत करता है, तो सबसे पहली जो स्टेज आता है, जो सबसे पहले लेवल आता है, वो होता है प्रीनेटल का। प्रीनेटल स्टेज के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कंसेप्शन टू बर्थ तक। बेसिकली उस मोमेंट की बात करते हैं जिस मोमेंट पे एक बच्चा एक मदर के अंदर कंसीव होता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और वहां से लेके जब तक उसका बर्थ होता है, जब तक वो जन्मा जाता है। प्रीनेटल स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की, वो बात करती है उन 9 महीने के पीरियड की जिसके अंदर एक सिंगल सेल, जो एक बच्चा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, बेसिकली जहाँ पर आपका मेल स्पर्म और फीमेल एग एक दूसरे में लाइक मर्जन होते हैं, रिप्रोडक्शन बेसिकली जहाँ से स्टार्ट होता है, इतना आपको बेसिक पता होगा। सिंगल सेल वो एक लाइक फेज होता है, वहां से लेकर आप क्या देखते हैं 9 महीने के दौरान आपका जो बच्चा है वो पूरा फॉर्म एक कंप्लीट ह्यूमन मदर के वूम के अंदर तैयार हो जाता है। तो इस पूरे 9 महीने के पीरियड को हम प्रीनेटल स्टेज के नाम से जानते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जब एक बच्चा अराउंड 3 वीक्स का हो जाता है मदर की वूम के अंदर, तो उसकी हार्ट बीट्स जो है, उसका जो दिल है वो धड़कने लग जाता है विद प्लस में, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी उसकी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलती है। प्लस में एक पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि प्रीनेटल जो एक फेज है या एक स्टेज है, उसके अंदर बच्चा कंसेप्शन टू बर्थ तक जाता है। तो वहां पर उसका जो जेनेटिक एस्पेक्ट है, उसका जो जीन्स और बायोलॉजिकल एंगल है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस में इस दौरान एक जो मदर है वो कैसे एनवायरनमेंट में रहती है, एक बच्चा जो मदर के वूम के अंदर है वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो भी उनके उस बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर लाइक प्रभाव डालता है। तो दोनों ही एंगल, एनवायरनमेंट और जीन्स, मतलब कि हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट उसके डेवलपमेंट के अंदर, उसकी ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये था अपना प्रीनेटल स्टेज। सेकेंड स्टेज जो आती है वो होती है इन्फेंसी की स्टेज। इन्फेंसी मतलब क्या? जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, वहां से लेके 2 साल तक का जो एक बच्चा तैयार होता है, उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। यहाँ पर आपको आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी ग्राफिकल, आप उनसे समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हम कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं। तो शुरुआती जो दिन होते हैं जिसके अंदर बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसका बर्थ हुआ है, और वो सिर्फ 15 से 20 दिन तक का है, उस पर्टिकुलर 15 से 20 दिन के बच्चे को हम नियोनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, इस 15 से 20 दिन के दौरान बच्चा जो है एक नियोनेटल फेज के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चा दो मतलब कि जीरो मतलब कि बर्थ से लेके 2 साल तक की एज में क्या होता है, बच्चा अपने छोटे छोटे रिफ्लेक्स एक्शंस को
सीखने लगता है, जैसे कि वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और अपने थंब को सक करता है ना। तो ये सारे जो उसके छोटे छोटे रिफ्लेक्स एक्शंस है, हाथों को थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करता है। ये सब कुछ जो है बच्चा यहाँ पर तैयार कर रहा होता है बॉडीली। साथ में क्या होता है कि बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी एक्सप्लोर कर रहा होता है, जिसके अंदर उसके सेंसेस और उसका जो हाथों की मूवमेंट है, लेग की मूवमेंट है, वो सब कुछ भी हो रही होती है। इस दौरान जो बच्चा है वो 3 kg, 3 kg का एक एवरेज वेट है जो एक बच्चे के अंदर पाया जाता है। 15 to 20 इंचेस का उसका लेंथ होता है। ठीक है। बॉडी का रेशियो भी होता है, हेड बॉडी प्रोपोर्शन या रेशियो भी होता है, जिसके अंदर आप क्या देखते हैं, उसका जो हेड होता है वो एक पार्ट होता है और उसका बॉडी जो है, मान लीजिए आप पूरे बॉडी का जो है 5 हिस्सा करें, तो उसमें जो हेड है उसका प्रोपोर्शन और बॉडी का जो प्रोपोर्शन है बची हुई, उसको 1:4 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को अभी बिल्कुल पैदा हुआ है, तो उसके लिए ये वर्ल्ड अलग होती है, एक नया एनवायरनमेंट होता है। तो अभी इस मोमेंट पे वो सीख रहा होता है, वो लर्न कर रहा होता है कि एग्ज़ैक्टली उसकी बॉडी कैसे ऑपरेट करती है, उसको बॉडी को कैसे धीरे-धीरे करके जो है कोऑर्डिनेट करना है। प्लस में उसके डिफरेंट इमोशंस भी यहाँ पर उसको सेंस होने लग जाते हैं और हमें भी दिखता है उसके एक्सप्रेशंस के थ्रू। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बच्चा जो है अपना बर्थ से 2 साल तक की एज में बच्चे की जो अटैचमेंट है अपनी मदर के साथ, वो सबसे ज्यादा शूट अप होती है। बच्चे को महसूस होने लगता है कि देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ फीमेल और देयर इज अ मदर, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मदर, जो उसकी केयर करने के लिए हमेशा उसके आसपास है, कोई है एक इंडिविजुअल जिसको वो मदर समझेगा आगे जाकर। तो वो जो अटैचमेंट है, वो एक जो बॉन्डिंग है वो तैयार होने लग जाती है। प्लस में आप क्या देखते हैं, वो फैमिली मेंबर्स को एक जो नॉर्मल लोगों को जो वो रोज देखता है आसपास मूव करते हुए, तो वो फैमिली मेंबर्स को भी रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। फिर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर बच्चा जो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी शो करता है, जिसके अंदर बच्चा जो है कुछ स्पेसिफिक हैंड जेस्चर्स के थ्रू, क्राइंग, सकिंग, इन सब के थ्रू जो है अपनी तरफ अपने आसपास के एनवायरनमेंट का अटेंशन लेना चाहता है। प्लस में उसका जो मेंटल और सेंसरी डेवलपमेंट है वो भी हो रहा होता है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि वो धीरे-धीरे करके ना अपनी आवाज़ों से, बोलने से, रोने से, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ या बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ। अब नेक्स्ट स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड की, जो कि 2 टू 6 इयर्स तक की होती है, जिसके अंदर जो बच्चा है एक रैपिड ग्रोथ देखता है। एक तरीके से बहुत ही शूटिंगली उसका जो है ग्रोथ होता है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, अब वो धीरे-धीरे करके अपनी पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होने लगती है। फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर उसकी मेंटल और फिजिकल मैच्योरिटी आने लगती है, उसके अंदर एक समझ आने लगती है। अब आपको मैच्योरिटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर अगर आपको डिफरेंस समझना है, तो उसके लिए आपको लेसन 1 देखना पड़ेगा। सो मैच्योरिटी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर बेसिकली बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर मैच्योर होने की स्टेजेस के अब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो देख के सीखने लगता है। ठीक है। हम क्या देखते हैं कि पहले उसका बॉडी और हेड का जो प्रोपोर्शन था, रेशियो था, वो 1:4 था। अब उसका जो बॉडी और हेड का जो प्रोपोर्शन है, वो हो गया है 1:6। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हम क्या देखते हैं, जब बच्चा 2 से 6 साल तक की एज में होता है, अब बच्चे के पास जो है अनस्टेबल इमोशंस होते हैं। मतलब कि उसको अपने इमोशंस पे अभी कोई कंट्रोल नहीं है। उसको रोना है, चिल्लाना है, चिढ़ना है, वो सब कुछ बहुत ही ओपनली करता है। प्लस में वो अपने इमोशंस को बहुत ही ईज़िली एक्सप्रेस आउट करता है। ठीक है? यहाँ पर वो सोशल स्किल्स भी सीखता है। सोशल स्किल्स मतलब कि कैसे वो सोसाइटी के अंदर फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, फैमिली के साथ कैसे रहना है, सिबलिंग्स के सामने कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें कैसे इंटरैक्ट करते हैं, खेलते हैं, ये सब कुछ वो सीखने लग जाता है। यहाँ पर वो फ्रेंड्स बनाता है, क्रिएटिविटी आप देखोगे, इमेजिनेशन देखोगे, थोड़ा-थोड़ा बच्चा लॉजिकल थिंकिंग भी लगाने लगता है और बहुत एक तरीके से होता है ना ईगोसेंट्रिक भी
थिंकिंग भी तैयार हो जाती है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, उसको यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है। सो एक थोड़ा ईगोसेंट्रिक बच्चा बच्चे की तरफ डायरेक्शन भी जाती है। अगर इस स्टेज के अंदर आप देखते हैं बच्चे को, आप ये समझाएं या उसको इस तरीके से समझने में हेल्प करें कि ईगोसेंट्रिक हमें नहीं बनना है, या फिर ईगोसेंट्रिक बच्चे को जब जब वो एक लिमिट से ज़्यादा इगोसेंट्रिक बिहेवियर के अंदर इंडल्ज करता है, अगर यहाँ पर हम उसको ध्यान देने लग जाते हैं, तब जाके उसकी पर्सनैलिटी और अच्छे से लाइक शेप अप होती है। इसीलिए हम ये स्टेजेस समझ रहे हैं कि हमें एटलीस्ट इतना आइडिया हो कि कौन सी स्टेज के अंदर बच्चा नेचुरली उन चीज़ों को एनकाउंटर करता है, और एज अ पेरेंट और एज अ टीचर आप कैसे उनके उन एस्पेक्ट्स को डायरेक्शन दोगे और उनको एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ लेके चलोगे। अब नेक्स्ट स्टेज है आपकी मिडल चाइल्डहुड की, दैट इज योर 6 to 11 ईयर्स। हम जो कुछ भी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी में पढ़ते हैं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज अ थिंग जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इन डेवलपमेंट की स्टेजेस को समझने के बाद आपको एक जेनरिक आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ, बच्चे को जिस बच्चे एज अ टीचर हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमें उसके इस एंगल का पता होना चाहिए कि इस एज के अंदर उसके अंदर ये सारे फिनोमिना नेचुरल हैं। इट इज अस जिनको हमें डायरेक्ट करना है उनको, सो दैट कि उनका ये जो फेज है, ये जो स्टेज है, वो स्मूथली जा पाए। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं हम मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 6 से 11 साल तक की एज का होता है। यहाँ पर जो पहले ग्रोथ एकदम से शूट अप हुई थी, बच्चा हाइट भी इंक्रीज हो रही है, बच्चे की बॉडी में भी इंक्रीज आ रहा है, वो इमोशंस उसके सब कुछ ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस ग्रोथ का, थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है धीरे धीरे करके। अब जो हाइट है वो थोड़ी सी स्लो पेस पर अब ग्रो हो रही है। अब उसके अंदर ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसके हॉर्मोन्स ग्रोथ हो रहे हैं। उसके अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो एज इन थर्ड जेंडर, तो उन सबके जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो उसके अंदर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा थोड़ा जो है, थोड़ा थोड़ा इमोशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर आपके देखते हैं ज्यादातर बच्चे जो है एक गैंग एज में आ जाते हैं। गैंग एज मतलब कि अब वो अपने जैसे लोग ढूंढते हैं कि हमारा एक गैंग है और हमारे उसके अंदर दोस्त हैं। अब बेसिकली उस वाली स्टेज के अंदर जहाँ पर उसको एक सोशल ग्रुप की जरूरत है, जहाँ पर वो अपने जैसे लाइक माइंडेड बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, और एक जगह उसको चाहिए जहाँ पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी करना चाहता है। ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग भी उसके अंदर आने लग जाती है। अब वो चीजों को तर्क के साथ, एक रीजनिंग के साथ देखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट की है, वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब कि 11 से 18 साल का बच्चा। अब यहाँ पर जो बच्चा है, अब वो बच्चे से अब वो एक मेच्योर्ड पर्सन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, एज इन मेच्योरिटी को कंप्लीटली अचीव करने की तरफ जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ना बच्चे को बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जहाँ पर वो अपने बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को समझने की कोशिश करता है। उसके सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वहीं पर उसकी फिजिकल ग्रोथ भी है, और उसको मेच्योर भी बिहेव करना है, पर उसके अंदर बचपना भी है। तो ये वाली जो स्टेज है, यहाँ पर वो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। यहाँ पर उसको ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, उसको इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। यहाँ पर आप उसको गाइड करेंगे, उसका फ्रेंड बनेंगे, उससे बातें करेंगे, ये वो वाली स्टेज है। तो ये एडोलेसेंस की स्टेज है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, उनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत ही रैपिडली चेंज आ रहा होता है। ठीक है। उनके अंदर सेक्स इंस्टिंक्ट्स, जो एक सेक्सुअल डिजायर है, एक जो डिजायर होती है जिसके अंदर आप अपोजिट सेक्स के लिए या उस पर्टिकुलर लाइक फिजिकल और उन सारी नीड्स के लिए अब आप जागरूक होने लगते हैं, तो उसकी भी ग्रोथ आप यहाँ पर देखते हैं। प्लस में आप क्या देखेंगे कि उनके साइज में, उनके वेट के अंदर बहुत ही ट्रिमेंडस चेंजेस आते हैं, बॉडी की फिगर के अंदर, हर चीज के अंदर यहाँ पर आप चेंजेस देखते हैं। उनके इमोशंस थोड़े अनस्टेबल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही होती है। और जनरली इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं, अभी तो फिर भी थोड़ा सा डेवलप होने लग गया है, लेकिन पेरेंट्स उतने ओपन नहीं होते हैं, वो उनको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं पे फिर इसीलिए बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पर उनको डायरेक्शन नहीं मिलती है, उनको एक वो जोन नहीं मिलता है जहाँ पर वो ओपनली बात कर पाएंगे, अपनी चीजों के बारे में पहचान पाएंगे।
तो बहुत बारी यहाँ पर बच्चे जो हैं नेगेटिव लाइक हम बोलेंगे पीयर ग्रुप्स के अंदर इंडल्ज होने लग जाते हैं, गलत एक्टिविटीज में घुस जाते हैं। तो एज अ टीचर और एज अ सिबलिंग और एज अ पेरेंट यहाँ पर अब हमारा रोल आता है कि अगर हमें इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पता है तो हम अपने आसपास के उन बच्चों को हेल्प कर पाए। ओके, अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि बच्चा ज्यादा इंक्लाइंड अपने दोस्तों की तरफ होता है ना कि फैमिली की तरफ। 18 के बाद जब वो एडल्टहुड में आता है फिर उसको समझ में आता है कि एग्जैक्टली फैमिली की क्या वर्थ है और फ्रेंड्स की क्या वर्थ होनी चाहिए थी। तो दिस इज द थिंग कि वो एक्सपीरियंस के बाद आता है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि उनकी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, बेसिकली उनकी इंटेलिजेंस लेवल के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि अब वो उन चीज़ों पे भी काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को खड़ा करना है या फिर उनको अपने आप को स्टैंड आउट करना है। अब उनके ओपिनियंस भी होते हैं, पहले वो सिर्फ डायरेक्शन लेते थे, अब वो अपना तर्क भी रखने की कोशिश करते हैं, वो अपनी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन भी देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि व्हाट एग्जैक्टली आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर मेजर मेजर की एरियाज क्या है। सबसे पहला होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से आप समझ पा रहे होंगे आपकी बॉडीली ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो ग्रोथ जो आप देख पा रहे हैं, आपकी ऑर्गन्स की ग्रोथ, ये सब कुछ आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में बेसिकली हम बात करते हैं कि आपका बॉडी का साइज, आपका इंटरनल सिस्टम जो है, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ है उनको, आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपको स्किल्स आती हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस है किसी भी एक टास्क को लेकर, वो सारी चीज़ें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी, मतलब ये आपको एक ओवरव्यू मिलता जाएगा, इसका जो बेस है वो लेसन 1 में बन चुका है। अगर आपको अभी भी इसमें थोड़ा बहुत ग्लिच लगे तो प्लीज डू वॉच द लेसन 1, क्योंकि उसके अंदर बताया गया है कि फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल एंगल और डेवलपमेंट का कितना पार्ट होता है, वो सब कुछ वहां पर है। तो यहाँ पर उसके आगे अब हम चल रहे हैं। ओके, अभी हम क्या देखेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक बच्चे का जो बॉडीली ग्रोथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजें कैसे उनकी एज के साथ साथ उनके स्किल्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनके अंदर के लाइक एक कैपेबिलिटी है, उनके पोटेंशियल को कैसे शेप करता है। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर उनका मोटर डेवलपमेंट भी होता है। मोटर डेवलपमेंट जो है फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। मोटर डेवलपमेंट होता है जब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी मसल्स की और आपकी बॉडी की डेवलप होती है, विकसित होती है, उसको हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। कि अब आपकी बॉडी के अंदर ताकत आ गई है, बल आ गया है, आप एक पर्टिकुलर एक्शन को या टास्क को कितना स्पीडली, मतलब कितनी एजिलिटी के साथ करते हैं, आपके काम के अंदर कितनी एक्यूरेसी आ गई है, कितना आप परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी बॉडी जहाँ पर आपकी हेल्प करती है, जहाँ पर आपकी मसल्स और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को उतरना होता है, तो वो सब कुछ आपका मोटर डेवलपमेंट होता है। अब है ना, आपके पास देखेंगे आप, दो तरीके की मोटर स्किल्स होती है। एक होती है फाइन मोटर स्किल और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल बेसिकली फाइन एक्शंस में, फाइन टास्क के अंदर होती है, जैसे कि जिसके अंदर आपकी फाइन मसल्स यूज होती है, जैसे आपकी फिंगर्स हो गई, ये बहुत ही छोटी छोटी मसल्स है, लेकिन इनकी मूवमेंट, इनकी ग्रिप, इनका काम जो है वो बहुत ही फाइन है, बारीक है। जैसे कि राइटिंग, चॉपिंग, ये सब कुछ आपका फाइन मोटर स्किल के अंदर। दूसरी तरफ आपका है ग्रॉस मोटर स्किल, जहां पर आपकी बॉडी की बड़ी वाली मसल्स, बड़े वाले ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, डांसिंग, वो सारा आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आ जाता है। तो लार्ज मसल्स की जब हम बात करेंगे तो ग्रॉस मोटर स्किल, लेकिन छोटी छोटी फाइन काम जिसके अंदर आपको एक्सपर्टीज और छोटी छोटी स्किल की मूवमेंट चाहिए, वो आपका फाइन मोटर स्किल के अंदर। ये सब कुछ आपका आपका जो मोटर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर ये दो पार्ट हैं, ये सब कुछ आपका फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक हाइट वेट तक नहीं है, मसल्स, ऑर्गन्स, इन सब तक भी वो एक्सटेंड आउट करता है। नेक्स्ट वी हैव सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। सोसाइटी, सोसाइटी मतलब अपने आसपास के रिलेशंस, आपका एनवायरनमेंट, प्लस में आपके जो अंदर के इमोशंस हैं, आप क्या फील करते हैं, इन दोनों का जब साथ में बेसिकली डेवलपमेंट का एक, ये एक एस्पेक्ट है या एक पार्ट है अपने डेवलपमेंट का। सो इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब कि इमोशंस
हमारे अंदर ना बहुत सारे तरीके के इमोशंस हैं, लेकिन उनका बैलेंस बनाना कि एक पर्टिकुलर इमोशन को हमें कौन सी सिचुएशन में कितना एक्सप्रेस आउट करना है और किनके सामने एक्सप्रेस आउट करना है, उनको कितनी जगह देनी है, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो एक बैलेंस बनाना अपने इमोशंस को लेकर, उसको हम बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को समझना, ठीक है? मेंटेन हेल्थ, जस्ट अ सेकंड, मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद अदर, दूसरों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सिबलिंग के साथ, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाना, और अपना रोल समझना, अपनी ड्यूटीज को समझना एज अ पर्सन हु इज लिविंग इन दिस सोसाइटी। तो ये सब कुछ जो है आपका सोशो इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर हम देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब आप क्या समझेंगे कि लैंग्वेज ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि हर एक सोसाइटी के अंदर अलग तरीके की लैंग्वेज यूज होती है। जहां पर आप क्या देखते हैं, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, उसके अंदर हर लैंग्वेज का अलग सिंबल है, अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, अलग तरीके से लिखते हैं, अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो लैंग्वेज जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है। इसको एक पर्टिकुलर बैलेंस प्रपोर्शन के अंदर लैंग्वेज को सीखना, डेवलप करना और फिर कम्युनिकेट करना किसी के साथ, इजीली कम्युनिकेट करना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, ये सब कुछ आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट कम्स योर सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट मतलब कि आपके जो सेंसेस हैं, ठीक है, आपके जो 5 सेंसेस हमें पता होता है, स्मेल करना, हियर करना, टेस्ट करना, टच करना, ये सब कुछ। सो जो सेंसेस हैं, जहाँ पर आपकी जो डेवलपमेंट है, जो आपकी ग्रोथ का एक पार्ट है सेंस करना, अपने आसपास के लाइक स्टिमुलाई को, एक पर्टिकुलर जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है उसको बैलेंस प्रोपोर्शन में समझना, डिकोड करना कि ये जो आवाज़ आ रही है ये किस चीज़ की है, स्मेल आ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेंसरी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस प्लस में एक्सपोजर टू सराउंडिंग वाया या फिर थ्रू, बाया मतलब कि थ्रू आवर सेंसेस, अपने सेंस ऑर्गन्स के सेंसेस के थ्रू जब हम इन चीज़ों को डेवलप करते हैं तो उसको हम सेंसरी डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले हम समझेंगे कॉग्निशन क्या होता है। तो एक वर्ड होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, जहां पर आप अपनी चीजों को, अब कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी आपका स्कूल का काम हो सकता है, कोई भी सोसाइटी के अंदर आपको चीज देख रहे हैं, कोई भी घटना, कोई भी काम, कोई भी चीज जिसको आप समझना चाहते हैं, या फिर कोई भी अपना लाइफ का एक इवेंट, ठीक है। सो कॉग्निशन मतलब कि ये एक प्रोसेस है जहां पर आप चीजों को देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, फिर अपने दिमाग के अंदर रीजनिंग देते हैं कि अगर ये वाली इवेंट या एक पर्टिकुलर घटना घटी है तो इसके पीछे के तर्क क्या है, बैकग्राउंड में कॉजेस क्या है। फिर आप सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर इवेंट जो हुआ वो उसका हमें पता है कॉजेस क्या है, पर ये कैसे हुआ। तो रीजनिंग देते हैं, थिंकिंग करते हैं, फिर नॉलेज लेते हैं, फिर आप और फैक्टर्स को अपने अंदर बाहर बाहर से इंफॉर्मेशन लेंगे किसी भी चीज को लेकर, फिर समझेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो ये होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन जो वर्ड मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो मैं हर एक चीज के लिए बोल रही हूँ, चाहे एक जो बच्चा है वो अपनी सोसाइटी से जो चीजें सीखता है, चाहे वो अपनी बुक्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स है उनसे वो जो सीखता है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क जो वो करने की कोशिश करता है उसके अंदर भी यही स्टेप्स होते हैं। तो कॉग्निशन मतलब कि एक प्रोसेस जहाँ पर आप रिकग्नाइज करते हैं, रीजनिंग करते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं और नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं या फिर अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी कॉग्निशन के अंदर आता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इन सारी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना। अब आप क्या देखेंगे ना, एज अ टीचर आप देखेंगे कि हर एक बच्चा ना चीजों को वैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक तरीके से रिकग्नाइज देख नहीं पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता। अब
3-4 बच्चों को खड़ा करिए और आप ना उनको एक मान लीजिए आप कोई उनको ना एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसके अंदर ना चोरी हो रही है या फिर स्टीलिंग हो रही है या फिर आप टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ठीक है? अब उनको एक वीडियो दिखाते हैं सबको 4-5 बच्चों को एक साथ एक ही वीडियो दिखाते हैं। आप क्या देखेंगे कि हर एक जो बच्चा है उस वीडियो से ना अलग तरीके की चीज़ों को ग्रैस्प करता है। अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग पॉइंट को वो लाइक समझ पाते हैं और डिकोड करते हैं अपने दिमाग के अंदर। और जब आप उनसे वो सेम चीज़ पूछोगे ना, तो सब अलग-अलग तरीके से उसी चीज़ के बारे में आंसर करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। उनका जो प्रोसेस है कॉग्निशन का, वो सबका अलग-अलग होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक बच्चे को विकसित बनाना है, उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एक बच्चे की या फिर एक किसी भी एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव स्किल्स की डेवलपमेंट, इन सारी स्किल्स की डेवलपमेंट को ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अगर अब हम पढ़ाई को कॉन्सन्ट्रेट करते हुए बोले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अंदर क्या बातें हैं कि एक बच्चा जो है कॉन्सेप्ट्स को समझ पाता है, फिर उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो टर्म्स हैं, जो प्रोसीजर है, उनको इमिटेशन मतलब कि रटने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हम और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये प्रोसेस के अंदर ऐसी लैंग्वेज लिखी है, मुझे कितना समझ में आता है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन, उसके दिमाग के अंदर वो कॉन्सेप्ट बने कि हाँ, अगर एक टरबाइन घूमता है, तो वो ऐसे घूमता है, जब हवा की मूवमेंट ऐसे होती है। अगर बारिश हो रही है, तो बारिश का जो पूरा प्रोसीजर मैम ने अभी कॉन्सेप्ट बोर्ड पे समझाया है, तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मैम ने बताई थी, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब कुछ जो मैम ने बताया था, ये सारा उसके कॉन्सेप्ट फॉर्म होना चाहिए। फिर जब आप उसको क्वेश्चंस दोगे या उसको प्रॉब्लम्स दोगे, टास्क दोगे, असाइनमेंट दोगे, तो वहाँ पर वो सॉल्व कर पाए उन सारी प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपका आएगा इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी। अब आप उस बच्चे को मॉडल्स बनाने के लिए बोलो, उनको बोलो कि आप बेटा डायग्राम बना के मुझे समझाओ या फिर आप आपने जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा है, आप उसको कहाँ-कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। ये जो मैंने आपको ये 4-5 स्टेप्स अभी बताए, ये मैंने एक पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को लेकर बताए। आप इनको लाइफ के कॉन्सेप्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल तक या एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। एक बच्चे का एक वेल ग्रोन एडल्ट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसके भी ये सेम स्किल्स या प्रोसेस हैं जो कि एक बच्चे के होते हैं। बस सिचुएशन जो है वो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ बड़ी होती जाती है। ठीक है? अभी हम क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट का नेचर क्या है। आप क्या देख हमने ये सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं जो इस स्लाइड के ऊपर आपको अभी दिख रहा है, ठीक है? डेवलपमेंट का नेचर हमने फर्स्ट सेशन के अंदर ब्रीफ में एक-एक पॉइंट पढ़ा हुआ है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बस लाइक एक तरीके से स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक ही दिन के अंदर डेवलपमेंट नहीं होती, ये आप समझ पाएँगे क्योंकि अभी हमने स्टेजेस पढ़े हैं। इतने सालों तक एक-एक करके बच्चा जो है एक-एक स्टेज के ऊपर जाता है, फिर कुछ ना कुछ करता है। तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। मतलब कि आप सीधा एक बच्चे को इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक जंप नहीं करा पाओगे। धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप उसको एक डायरेक्शन में लेके जाओगे, तब जाकर उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है? फिर हम क्या देखते हैं कि एक बच्चे की जो खुद की पर्सनैलिटी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट के अंदर। ओके? फिर हम क्या देखते हैं डेवलपमेंट यूनिवर्सल है। हर एक बच्चे को, हर एक ह्यूमन बीइंग को डेवलपमेंट के अंदर जाना पड़ता है, उसको विकसित बनना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सल है। हर बच्चा इन्फेंसी से एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक फिर अपना ओल्ड एज तक जाता ही जाता है। कोई और रास्ता नहीं है उसके पास। वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। ओके? फिर हम क्या देखते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब जीन्स, बायोलॉजिकल एंगल और एनवायरनमेंट मतलब कि जिस सराउंडिंग में वो रहता है, वो सारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ये वाला पॉइंट भी हमने फर्स्ट लेसन के अंदर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? एज़ इन लास्ट जो नेचर है वो ये है कि जो डेवलपमेंट है वो यूनिफाइड होल है। बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोसेसेस को और स्टेप्स को जब आप एक साथ कंबाइन करेंगे, एक कंप्लीट होल चीज़ बनाएँगे, तब जाकर आपका डेवलपमेंट तैयार होता है। ओके? लास्ट टॉपिक है आज का कि प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट के।
ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको इलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं और आपके दिमाग में ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो क्लियर कट पता होने चाहिए। अगर आपने लेसन 1 देखा है और अब तक का लेसन 2 देखा है तो आपको ये प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पता है अच्छे से, बस आपको अभी इन्हें ब्रश अप करना है। ओके, आप इनको फिर अपने खुद के वर्ड्स में भी इलैबोरेट करके आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हैं और 1 मार्कर्स क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अब स्मूथ हो जाएगा इतना सब कुछ नॉलेज लेने के बाद। तो प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट के? डेवलपमेंट जो है ना, जो शुरुआती ईयर में अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट। जो शुरुआती ईयर्स की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा क्रिटिकल होती है, वो ज्यादा गंभीर होती है संभालनी, या फिर एक जो स्टार्टिंग की एज की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक बच्चे को एक्सपीरियंस करना देन की लेटर वाले के अंदर। मतलब कि एंड के ईयर्स के अंदर आते आते आप संभल जाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप जो स्टार्टिंग की एजेस हैं उसके अंदर बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर भरपूर अमाउंट में ध्यान दें। ओके, अर्ली डेवलपमेंट ज्यादा क्रिटिकल है बाकी लेटर की पीछे वाले डेवलपमेंट की स्टेजेस से। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। आपका बायोलॉजिकल एंगल और आपका जो एनवायरनमेंट का एंगल है दोनों मिलके हेरिडिटी को बनाते हैं, मतलब डेवलपमेंट को तैयार करते हैं। तो अगर आपके बायोलॉजिकल एरियाज में डिफिकल्टी आती है तो आपकी डेवलपमेंट के ऊपर दिक्कत आ सकती है, या फिर आपके एनवायरनमेंट के ऊपर दिक्कत आती है तो भी आपके डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इंटरैक्ट करते हैं फिर जाके डेवलपमेंट को शेप करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपके हेरिडिटरी मतलब कि जीन्स बायोलॉजिकल एंगल को भी ध्यान दिया जाए और आपके एनवायरनमेंट को भी ध्यान दिया जाए। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, हेरिडिटी एक सॉरी डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमने देखा अभी तक। और डेवलपमेंट के अंदर आप जो है चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट ना शुरुआत में जब होती है स्टार्टिंग के अंदर डेवलपमेंट बहुत ही जनरल है, सबके लिए कॉमन लेवल पे डेवलपमेंट होती है। फिर धीरे 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 करके वो जनरल से स्पेसिफिक बन जाती है, क्योंकि फिर हम एक बच्चे के आधार पर, एक सिंगल बच्चे की पर्सनालिटी के आधार पर, एक बच्चे के कॉग्निशन के हिसाब से फिर डेवलपमेंट शेप होती है। तो स्टार्टिंग में डेवलपमेंट बहुत ही जनरल है, बहुत ही कॉमन है। धीरे धीरे करके एज के साथ डेवलपमेंट बहुत ही स्पेसिफिक टू द पॉइंट होने लग जाती है। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। एक तो है मेच्योरिटी, मेच्योरेशन, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि वो होता क्या है। यहाँ पर हमें जरूरी है ये समझना कि मेच्योरिटी और लर्निंग दोनों बहुत जरूरी है डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए। अगर आप मेच्योर नहीं हैं, आपको अंदर वो अपने लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके अंदर वो समझ नहीं है, लेकिन आपकी एज जाती जा रही है तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, या फिर वो अच्छे से उतना मेच्योर ना होने की वजह से वो डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं और उनकी डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बहुत खराब हो जाएंगी और आगे की लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेच्योरिटी हो, एक अच्छे लेवल पे मेच्योर पर्सन बने, साथ के साथ वो लर्न भी करे। लर्न मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से सीखे और फिर उनको अप्लाई करे। तो मेच्योरिटी और लर्निंग दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेवलपमेंट के अंदर। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, ये एक यूनिफाइड होल प्रोसेस है। अभी तक हमने समझा कि डेवलपमेंट में सिर्फ एक एंगल तो है नहीं, वहां पर फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबको जब हम क्लब इन करेंगे, एक साथ लेके आएंगे, तो तब जाकर हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो एक यूनिफाइड कंप्लीट यूनिटी के साथ पूरा एक साथ समूह जोड़ेंगे, तब जाके वो एक पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है या एक कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट समझ में आ चुकी है तो हम बच्चे के बिहेवियर से, उसके एक्शन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे के लिए कि बच्चे के आगे के लाइफ के अंदर वो क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर पाएगा और कहाँ पर वो अटक सकता है। तो डेवलपमेंट समझने के बाद
हम जो है प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ चलने लग जाते हैं, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी समझ में आने लग जाती है, क्योंकि हमें बच्चे का पोटेंशियल समझ में आने लग जाता है, उसकी डेवलपमेंट के हर एक एंगल हमें पता है कि वो कैसे डेवलप करता हुआ आया है, वो कैसे ग्रो करता हुआ आया है। तो आगे का हम बता पाएंगे कि अगर आगे एक पर्टिकुलर लाइफ के अंदर उसको अगर एक चैलेंज मिलता है, तो वहां पर बच्चा कितना अच्छे से लाइक खड़ा हो पाएगा, या फिर उस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा, या फिर हो सकता है कि वो पीछे छूट जाए। ठीक है, उसका डेवलपमेंट आगे की लाइफ के एक्सपीरियंस को सपोर्ट ना कर पाए या फिर कर पाए। तो ये चीज को प्रिडिक्ट करना आप सीख जाएंगे जब आप डेवलपमेंट को समझ लेंगे। ओके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि हमने फर्स्ट लेसन में वैसे पढ़ा हुआ है, पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो बंदा है वो अपने एक दूसरे से हम सब अलग है। हर एक का बैकग्राउंड अलग है, जीन्स अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है। तो हम सबका लाइक डेवलपमेंट का जो तरीका है, या हम सबने जो डेवलपमेंट अपने अंदर देखी है, वो भी अलग अलग होती है। तो डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझ पाए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ये पॉइंट को समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम हर बच्चे को एक ही ढांचे के अंदर नहीं बंद करेंगे। हम हर बच्चे को उसका एक जो यूनिक स्पेस है जो उसको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, हम दे पाएंगे एज अ टीचर, एज अ मदर, और एज अ सिबलिंग, और एज अ फैमिली मेंबर। ओके। फिर हमें क्या देखना है कि डेवलपमेंट जो है डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, और सीक्वेंस बेस्ड है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके। अब ये प्रिंसिपल्स को हमें क्यों समझना था? इट वॉज important to understand these principles because these will help us to provide child with suitable stimulating experiences। अगर हमें डेवलपमेंट की स्टेजेस पता है, हमें डेवलपमेंट का प्रोसेस पता है, डेवलपमेंट का नेचर पता है, तो एज अ टीचर, एज अ मदर, और एज अ पर्सन हम बच्चे को वो प्रॉपर एक्सपीरियंसेस करा पाएंगे, उनके लिए चीज़ों को वैसे तैयार कर पाएंगे, और उनकी डेवलपमेंट को और अच्छा बना पाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन, एंड प्रिंसिपल्स के, बेसिकली डेवलपमेंट के सारे प्रिंसिपल्स थे। आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। लेसन 1 जरूर देख लेना अगर मिस आउट हो चुका है तो, बिकॉज अब पूरी सीरीज आती जाएगी तो पीछे का आपको पता होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ओके। लॉजिक है यहाँ पर, तो लॉजिक को यूज करिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फर्दर सेशंस के लिए, और भी बहुत सारे कंटेंट के लिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो। ये सारी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सब्सक्राइब वहां पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ओके। और फील फ्री टू लर्न मोर, एंड जस्ट टेक केयर, एंड बाय बाय।